टू स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का आर्थिक विकास मॉडल। जॉन रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक पूंजी संचय में 1956 में अपना विकास मॉडल प्रतिपादित किया। इसमें उन्होंने पूंजी संचय और उत्पादन दर पर जनसंख्या के प्रभावों की विवेचना की है। यह सिद्धांत किन्स के क्लासिकल सिद्धांत की पुनर्व्याख्या है। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की समस्याओं का हल ढूंढना था। उन्होंने अपने विकास मॉडल में मुख्य दो बातों पर बल दिया है, जिसमें पहली है पूंजी निर्माण की दर आय के वितरण के बराबर होती है या आय के वितरण पर निर्भर करती है। दूसरा है श्रम उपयोग की दर पूंजी की पूर्ति और श्रम की पूर्ति पर निर्भर करती है। अब देखते हैं इस मॉडल की मान्यताएं। इस मॉडल में सबसे पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था बंद के साथ साथ अबंद भी होती है। पूंजी व भूमि केवल दो ही उत्पादन के साधन होते हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय आय का विभाजन भी लाभ व मजदूरी इन दो चीज़ों में ही होता है। श्रम की पूर्ति जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। श्रम व पूंजी एक निश्चित अनुपात में लगाए जाते हैं। कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं इस मॉडल का गणितीय स्वरूप। इस मॉडल के गणितीय स्वरूप में है कि y = WN+PK होगा। चूँकि इस मॉडल के अनुसार उत्पादन के केवल दो साधन होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय भी कुल मजदूरी और कुल लाभों के योग के बराबर होती है। y का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, w का मतलब वास्तविक दर, n का मतलब रोजगार पर लगे श्रमिकों की संख्या, p का मतलब लाभ की दर और k का मतलब पूंजी की मात्रा। लाभ की दर जो कि पूंजी संचय का आधार है का मान निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निकाला जा सकता है। P = y - WN/K। इसी तरीके से मजदूरी की दर के लिए भी इन्होंने जो सूत्र दिया है वो है W = y - PK/N। इसके बाद अब देखते हैं कि इस प्रकार लाभ की दर वास्तविक मजदूरी दर व पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती है। यदि आय स्थिर रहे और मजदूरी दर घट जाए या फिर आय बढ़े और मजदूरी दर स्थिर रहे तो लाभ की दर बढ़ जाएगी। लाभ की दर तब भी बढ़ सकती है जब पूंजी श्रम अनुपात कम हो जाए। इन उपायों से उद्यमी अपने व्यवसाय में लाभों की मात्रा को अधिकतम करने में आसानी से सफल हो सकते हैं। अब देखिए इन्होंने एक और विचारधारा दी, स्वर्ण युग का विचार। जब जनसंख्या वृद्धि की दर पूंजी की वृद्धि दर के बराबर होती है तो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन में होती है। इसे ही जॉन रॉबिन्सन ने स्वर्ण युग कहा है। इनके अनुसार जब तकनीकी प्रगति तटस्थ रहे, यानी उसमें कोई बदलाव ना हो, और उत्पादन के ढांचे में परिवर्तन किए बिना धीरे धीरे बढ़ रही हो, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से कार्यशील हो, जनसंख्या स्थिर अनुपात से बढ़ रही हो, समस्त उपलब्ध श्रम और शक्ति को खपाने के लिए पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, तब ऐसी स्थिति में लाभों की दर स्थिर होती है। प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ साथ वास्तविक मजदूरी का स्तर बढ़ता है, तब अर्थव्यवस्था में आंतरिक अंतर्विरोध समाप्त हो जाता है। कुल आर्थिक वार्षिक उत्पादन और पूंजी का स्टॉक, श्रम शक्ति की वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि दर के एक स्थिर यौगिक अनुपात में बढ़ता है। इन दशाओं में निर्मित काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखते हैं कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया आखिर उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, उनकी क्या आलोचनाएं की जा सकती हैं। तो पहला है कि स्वर्ण युग एक काल्पनिक विचार है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ऐसी स्टेज के बारे में बात की गई है जिसमें कि गरीब लोगों को पूर्ण रोजगार की स्थिति में दिखाया गया है और गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था को स्वर्ण युग कहा जा रहा है। तो ये खुद में ही एक बहुत हास्यास्पद विचार है। दूसरा, अपूर्ण मान्यताओं पर आधारित। यह सिद्धांत जिस अर्थव्यवस्था की कल्पना करता है, चाहे वो बंद अर्थव्यवस्था हो या कीमतों के स्थिर होने की बात हो, ये खुद में ही अपूर्ण मान्यताएं हैं, क्योंकि कीमतें भी आए रोज़ बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं और बंद अर्थव्यवस्था विकसित देशों में कभी पाई ही नहीं जा सकती है, क्योंकि वो अपना विकास करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। यह मॉडल अल्प विकसित देशों के लिए अनुपयुक्त है। इस मॉडल में राजकोषीय नीति की पूर्ण उपेक्षा की गई है, जबकि अर्धविकसित देशों में इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यह मॉडल स्थिर मूल्यों की मान्यता पर आधारित है, जो कि अवास्तविक है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का आर्थिक विकास मॉडल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।